सिंगापुर एशिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क जिसकी टोटल जीडीपी 501.4 बिलियन डॉलर्स है और पर कैपिटा जीडीपी तकरीबन $85,000 है। दौलत से माला माल दुनिया का सबसे कम करप्ट कंट्री और इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस का हब। सिंगापुर अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में जाना जाता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिंगापुर इतना अमीर कैसे हुआ? जो आइलैंड आज से कुछ साल पहले गुर्बत का शिकार था, आखिर किस तरह इतना ट्रांसफॉर्म हो गया? और इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे आखिर किसका हाथ था? जानेंगे सब कुछ इन्फॉर्मेटरी लैब की आज की वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त की सबसे पावरफुल कंपनी थी जो समंदर के जरिए ट्रेड किया करती थी। इस कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जहां से इस कंपनी की ज़्यादातर ट्रेड होती थी। 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टैमफोर्ड रैफल्स ने स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को सेफ रूट बनाने के लिए इस रूट के पास मौजूद आइलैंड पर एक सी पोर्ट बनाया, जिस आइलैंड को सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। ये सी पोर्ट आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी मशहूर हो गया। पूरी दुनिया से ट्रेडिंग शिप्स इस सी पोर्ट पर आने लगी, क्योंकि इस सी पोर्ट की एक ख़ास बात ये थी कि ये बिल्कुल फ्री था और यहाँ कोई टैक्स नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सी पोर्ट तो बना लिया था, लेकिन इस सी पोर्ट के टैक्स फ्री होने की वजह से इनको ज़्यादा प्रॉफिट हासिल नहीं हो रहा था। इसलिए इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढने की कोशिश की जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में हो, और वो प्रोडक्ट था चाइनीज़ टी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकती थी। लेकिन अब मसला ये था कि इस प्रोडक्ट को चाइना से इंपोर्ट करने के लिए उन्हें भी कोई ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना होगा जिसकी डिमांड चाइना में ज़्यादा हो, और वो था ओपियम, जो इंडिया में मौजूद था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना को ओपियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और चाइना में हर कोई ओपियम के नशे का आदी हो गया। सिंगापुर में ज़्यादातर चाइनीज़ लेबर होती थी, इसलिए ओपियम का नशा सिंगापुर में भी आम हो गया। सिंगापुर 1867 में ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन गया, लेकिन इसके बावजूद सिंगापुर के लोगों के हालात काफ़ी ख़राब थे। लोग ड्रग्स के आदी थे, चोरी चकारी आम थी, यहाँ के लोग शदीद गुर्बत का शिकार थे, और 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सिंगापुर पर अटैक कर दिया और 1945 तक ये आइलैंड खंडर बन चुका था। ब्रिटिश ने इस दौरान सिंगापुर में रहने वाले लोगों की कुछ मदद ना की, जिसकी वजह से यहाँ के लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे। इस सब को देखते हुए ब्रिटिश ने सिंगापुर में सेल्फ गवर्नेंस को अलाउ कर दिया, यानी लोग खुद इलेक्शन के जरिए अपना लीडर सेलेक्ट करेंगे जो सिंगापुर में सेल्फ गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन सिंगापुर के इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी को ब्रिटिश कंट्रोल करेगा। 1959 में सिंगापुर में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होती हैं, जिसमें ली कुआन यू नामी शख्स जो पेशे से एक लॉयर था, अपनी पॉलिटिकल पार्टी पीएपी पीपल्स एक्शन पार्टी के साथ इस इलेक्शंस में खड़ा होता है। ली ने अपनी पार्टी 1955 में बनाई थी और वो पहले ही लोगों में काफ़ी मशहूर हो चुका था, इसलिए इलेक्शंस में मेजॉरिटी सीट्स जीतकर ली सिंगापुर का पहला प्राइम मिनिस्टर बन गया, और यही वो शख्स था जिसने सिंगापुर की तकदीर बदल कर रख दी। ली का ये मानना था कि अगर ब्रिटिश आने वाले वक्त में सिंगापुर को छोड़ जाता है तो सिंगापुर कभी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन सकेगा, क्योंकि सिंगापुर के हालात काफ़ी ख़राब हैं। सबसे पहले तो उसे सिंगापुर में रहने वाले लोगों को घर और रोज़गार देना होगा, और इस मकसद को पूरा करने के लिए ली ने हाउसिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने ज़मीन खरीदी और वहाँ घर बनाए, और इन घरों को सस्ती कीमत में सिंगापुर के लोगों को दिए, और जो लोग घर खरीद नहीं सकते थे उनको भी घर लीज पर दिए। इस हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने कुछ ही सालों में सिंगापुर को काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने भी सिंगापुर में इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दी ताकि बेरोजगार लोगों को काम मिल सके। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से फॉरेन बिजनेसेस को भी सिंगापुर में इंडस्ट्रीज बनाने की इजाज़त दी, और बहुत से बिजनेसेस को टैक्स फ्री और टैक्स रिलैक्सेशन भी दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सिंगापुर में बन सकें। इसके अलावा ली ने जून 1960 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पास किया ताकि पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन करने वाले लोगों
लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जा सकें। ली ने सोचा कि अगर ब्रिटिश सिंगापुर छोड़ जाता है तो हमारी सिक्योरिटी को कौन कंट्रोल करेगा। इसलिए सितंबर 1963 में सिंगापुर मलेशिया का एक स्टेट बन गया और मलेशिया अब सिंगापुर की सिक्योरिटी कंट्रोल करने लगा। लेकिन 2 साल बाद 1965 में ही सिंगापुर मलेशिया से पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस की वजह से सेपरेट हो गया। सिंगापुर के सेपरेट होने के बाद ली के टैक्स फ्री और टैक्स रिलैक्सेशन पॉलिसीज की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज सिंगापुर में बनने लगी और यहाँ गुर्बत ख़त्म होती गई। जहाँ 1965 में सिंगापुर की जीडीपी $500 थी, वहीं 1991 में तकरीबन $14,500 हो गई थी। ली ने सिंगापुर को इंडस्ट्रियल हब बना दिया था। 1967 से 1970 के दौरान ब्रिटिश भी सिंगापुर से चला गया। अब सिंगापुर के हालात बदलने लगे। ली चाहता था कि सिंगापुर में टेक्नोलॉजी कंपनीज भी हों ताकि वो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हों। इसलिए ली ने इन कंपनीज को 5 साल की टैक्स रिलैक्सेशंस भी दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज सिंगापुर में आएं। इसके अलावा ली ने सिंगापुर में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए फॉरेनर्स को बुलाया और उन्हें हाई पे किया ताकि वो सिंगापुर के लोगों को एजुकेट कर सकें। ली ने टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ सेक्टर, बिल्डिंग्स और रोड कंस्ट्रक्शन पर भी काम किया ताकि सिंगापुर में किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर देखा जाए तो आज सिंगापुर पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और एडवांस कंप्यूटर कंपोनेंट्स का बड़ा एक्सपोर्टर है। सिंगापुर की मिलिट्री वेल ट्रेंड, एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस कैपेबिलिटी होने की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ली ने एक खाली आइलैंड को अपनी वेल प्लानिंग की वजह से इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया कि आज सिंगापुर एशिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।